Hello student and welcome to the fourth lecture for class 10 mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. और आपको पता है कि जैसे कि ये ऑनलाइन सीरीज चल रही है हमारी नर्चर के लिए, मैथमेटिक्स पार्ट के लिए, और हमने अभी तक जो स्टार्ट किया है वो रियल नंबर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना। रियल नंबर के केस में हमने जो कैटेगराइजेशन थी वो चेक करी थी कि कैसे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के केस में डिवाइड हो जाता है। और फिर रियल नंबर की दो जो बड़ी ब्रांचेज हैं, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और मैंने कहा था कि हम इसको वापस से, जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तो उसको हम वापस से एक बार पढ़ेंगे, है ना। वहां पे चैप्टर ये पॉइंट वापस आएगा कि कैसे कोई नंबर इरेशनल होता है, कैसे कोई नंबर रैशनल होता है। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द चैप्टर स्टार्टिंग हमने जो ऐसे की थी। और उसके बाद जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी वो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थी, यानी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a और b एक पॉजिटिव इंटीजर है और क्यू आर एक होल नंबर है। और हमने कहा था कि दुनिया में किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में, डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कोई नया फॉर्म नहीं है, एक्चुअली ये रीइंस्टेटमेंट है किसका, डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक है। और इसमें फिर हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया था, बहुत डीप करा था हमने, सारे क्वेश्चन चेक किए थे कि किस तरह से कोई दो नंबर का एचसीएफ निकाला जा सकता है इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से, यानी ए और बी का जो एचसीएफ होगा वही बी और आर का एचसीएफ होगा। काफी डिटेल डिस्कशन किया था इस टॉपिक पे। और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी देखे थे, जैसे कि हमने ये देखा था कि अगर कोई नंबर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर किसी से डिविजिबल है या नहीं है, किसी का क्यूब किस फॉर्म में आ सकता है, 9m प्लस 1, 9m+8 की फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे और आपको मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर रिकॉर्डेड वीडियो में सॉल्व करके भी दिखाया था कि आप डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करते हो। उसके बाद एचसीएफ के क्वेश्चन पे जब हम अपन आए थे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में जब क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो वहां भी मैंने डिटेल में बताया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन पास्ट एग्जाम्स में आया हुआ है। मैंने आपको गाइडलाइंस दी थी कि किस तरह से आप a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को दो तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हो। एक तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मेट है कि आप एचसीएफ निकालते जाओ, जो a और b का एचसीएफ आएगा वही b और r का एचसीएफ आ जाएगा। और जो फाइनली जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिविजर होता है वही एचसीएफ होता है, जो डिविजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में जब मैं बोल रहा हूं तो रिकॉल होनी चाहिए। दिस इज द पर्पस ऑफ द दिस पर्टिकुलर वीडियो इंट्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको वीडियो इंट्रोडक्शन क्यों देता हूं, ताकि आप मेरे साथ सारी चीजों को रिकॉल कर पाओ। इससे क्या होगा, आपको ही पता चल जाएगा कि आपको पिछला कंटेंट कितना आता है, कितना नहीं आता है। और मुझे भी ये कंफर्म रहेगा कि हाँ, मैं अपनी बात को जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपको रिव्यू करा रहा हूं, रिकैप करा रहा हूं, तो आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो स्टूडेंट तो ये डिफिकल्ट है। ये एक सिनेरियो ऐसा है कि आपको वापस जाना चाहिए, जो मैंने रिकॉल कराने की कोशिश की उस चीज पे वापस समझना चाहिए, और वापस आके इस वीडियो इंट्रोडक्टरी को देखना चाहिए कि आप उस चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो एज इट इज और नॉट। ठीक है ना। तो मैंने बात कर रहा था कि किस तरह दो नंबर के एचसीएफ को आप निकाल सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को यूज करते हुए। a और b का जो एचसीएफ होगा वही b और r का एचसीएफ होगा। और फिर फाइनली ये स्टेटमेंट वापस से लिखते चले जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। और रिमाइंडर 0 आने के बाद हम क्या कहते थे कि जो डिविजन है वही एचसीएफ है, यानी b इज द एचसीएफ। ओके, दिस इज द काइंड। और एक हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखा था, वहां भी वही सिनेरियो चलता जाएगा। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को ही लिखा है, लेकिन बस डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है। और फाइनली रिमाइंडर जो आपको 0 देगा उसका डिवीजन एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह हमने किसी भी 3 नंबर के एचसीएफ को निकालने की कोशिश की थी। हमने क्या कहा था कि कोई भी 2 नंबर लीजिए, कोई भी 3 नंबर में 2 नंबर की पेयरिंग करिए, उन 2 नंबर का एचसीएफ निकालिए, जो एचसीएफ आएगा उसका और तीसरे नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए, फिर तीनों का एचसीएफ दे देगा आपको। ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने 3 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए कहा कि कोई भी 2 नंबर की पेयरिंग कीजिए, आप इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, और इस एचसीएफ, इसके निकले हुए एचसीएफ को इस तीसरे नंबर के साथ एचसीएफ निकाल दिए। यानी मान लो a और b और c है, तो a और b की पेयरिंग कर लीजिए, और a और b का एचसीएफ मान लो d आता है तो d और c का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो d और c का जो एचसीएफ होगा वही तीनों नंबर का फाइनल एचसीएफ होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे हमने। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था स्टूडेंट कि किस तरह पास्ट एग्जाम के अंदर किसी भी 2 नंबर के एचसीएफ को उसके उन नंबर की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। यहां से 2-3 क्वेश्चंस हमने देखे थे, यानी कोई 2 नंबर है, जैसे 45 और 65 कोई 2 नंबर है, उसका एचसीएफ मान लो d आता है, तो d को कैसे 45 टाइम्स x प्लस 65 टाइम्स y की फॉर्म में लिखा जाए, और x और y की वैल्यू वहां से निकालनी थी। इस टाइप के पास में थोड़े सिंपल क्वेश्चन और थोड़े डीप की वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैंने कराए थे लास्ट क्लास में। आज जो हम पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस भी किया था, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ नहीं है, एक नंबर है, उस नंबर के फैक्टर्स कितने निकलते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ये अपने को बताता है। पहली चीज तो जैसे एक नंबर है 12, तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे, 2, 2 और 3।
ठीक है ना। एक नंबर 25 के प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे, 5 है और 5। तो इस तरह से ये फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या बताता है कि किसी नंबर की किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये बताता है कि किसी भी दो नंबर के बीच का, तो किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आएंगे, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो आज इस टॉपिक पे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ जो सिंपल क्वेश्चंस है वो भी लेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में जो वर्ड प्रॉब्लम पूछता है यहां से, इस चैप्टर से जो वर्ड प्रॉब्लम आती है उसको भी देखेंगे, किस तरह से अपन उस वर्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं कि आपको अपन डिफरेंशिएट करेंगे कि किस तरह इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम को बाकी चैप्टर से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और कितनी आसानी से सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकाल के अपन इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडे सेशन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, welcome to the fourth lecture for class 10th mathematics for the nurture batch, and as you know that कि हमने जो रियल नंबर स्टार्ट किया है उसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स वी हैव रिकॉर्डेड। ओके, सो जो स्टूडेंट्स लेक्चर 4 को डायरेक्टली देख रहे हैं उनको आई एडवाइज देम कि वो लेक्चर 1, 2, 3 पहले जाके देखें। उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो फिर आप उसको पहले क्लियर करें, एंड देन यू कैन कम बैक टू द लेक्चर नंबर 4। ओके, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, अगर आप बीच में कोई लेक्चर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, व्हाट वी हैव डिस्कस इन द नेचुरल रियल नंबर्स, हमने अभी तक रियल नंबर के अंदर क्या क्या देख लिया है उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। रियल नंबर जब हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट, तो हमने कैटेगराइजेशन ऑफ द नंबर से स्टार्ट किया था। हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं, और फिर जो रियल नंबर रैशनल नहीं होते उसको हमने इरेशनल की कैटेगरी में डाला था। फिर रैशनल और इरेशनल कैटेगरी को भी डीप करने की कोशिश करी थी। हमने कहा था कि रैशनल की 2 कैटेगरी होती हैं, एक टर्मिनेटिंग टाइप होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव टाइप होती है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव जो होता है वो इरेशनल हो जाता है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी हमने केसेस देखे थे कि टर्मिनेटिंग को किस तरह से अपन चेक कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करके भी आए हुए हैं क्लास 9 के अंदर। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव टाइप के भी हमने देखा था कि ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ ओवर लिया था, और मैंने कहा था कि टर्मिनेटिंग वाला केस और नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस वी विल कवर इन द लेटर सेशन। जब हम आज इस लेक्चर के सीरीज़ में एंड में पहुँचेंगे तो वहाँ पर ये टॉपिक वापस से आएगा। इरेशनल के केस में भी मैंने ब्रीफ ओवरव्यू ये दिया था कि जो स्क्वायर रूट वाले टर्म, क्यूब रूट वाले टर्म, यानी जो पावर रूट, nth रूट वाले जो टर्म होते हैं वो सारे इरेशनल कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप वो ओवरव्यू देखना है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं। और फिर इसके बारे में मैंने कहा था कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रूव डेट एनी नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जो कि आज हमारा टॉपिक रहेगा होपफुली। ठीक है, उसके बाद हमने व्हाट वी हैव कवर्ड, रियल नंबर की कैटेगराइजेशन जो हमने करी है, उस कैटेगराइजेशन जैसे कि हमने रैशनल नंबर और इरेशनल में कैटेगराइज किया था इसको। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा था, और इस पे हमने ख़ासा टाइम अच्छा स्पेंड किया है, और हमने इसको डिटेल में इसके सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चंस भी बन सकते हैं पास्ट के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं उसको हमने डिटेल में स्टडी किया था। एक्चुअली ये क्या है, ये डिवीज़न एल्गोरिथम का रीस्टेटमेंट है जो कि ग्रीक टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ए बी क्यू आर, यानी क्या है, ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनके बीच में एक डिवीज़न एल्गोरिथम वाला रिलेशन काम करता है। ए एक डिविडेंट है, बी एक डिवीज़र है, क्यू एक कोशेंट है और आर रिमाइंडर है। और आर के बारे में अपन एक कंडीशन डिफाइन करी थी। आर के बारे में क्या कंडीशन डिफाइन करी थी कि आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और डिवीज़र से छोटी होगी, यानी बी से छोटी होगी। इसी का जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि हमने ये देखा था कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको इस फॉर्म में अपन अज्यूम कर सकते हैं, यानी इस जो फॉर्म लिखी हुई है इस फॉर्म में अपन आराम से अज्यूम किया जा सकता है। जैसे 2 के टर्म्स में अज्यूम करना है तो 2q प्लस 1 की फॉर्म में सारे नंबर अज्यूम किए जा सकते हैं, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 की फॉर्म में सारे नंबर अज्यूम किए जा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप किस कैटेगरी में नंबर को अज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो ये 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 तक क्यों नहीं गया, क्योंकि रिमाइंडर 3 के बराबर, डिवीज़र के बराबर नहीं हो सकता है। सो डैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ये है ना, इसका जो इसके ऊपर जो बेस पे जो क्वेश्चन थे वो भी हमने चेक किए थे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा का, वो एचसीएफ निकालने का फंडा था। हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। एक थ्योरम चेक करी थी कि जो ए और बी का एचसीएफ होगा वही आपका बी और आर का एचसीएफ होगा। ये यहाँ से हमने कई क्वेश्चंस को करने की कोशिश की थी कि जो ए और बी
HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू HCF ऑफ B एंड R। ये हमने अच्छे से कोशिश करी थी, इसको आइडेंटिफाई किया था कि कैसे होता है ये, और HCF क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो रैशनल मेथड है HCF निकालने का वो अब तो हमें आता ही है कि कॉमन डिवीज़र को अपन दोनों तरफ कॉमन चेक करके सर्कल बना के करते थे, जो कि मैंने लास्ट टाइम करके दिखाया था। लेकिन एक ये वाला मेथड भी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके हम क्या करेंगे, HCF को निकालेंगे। और इसमें ये कंसेप्ट याद रखना है कि जो A और B का HCF होगा वही B और R का HCF होगा। गेटिंग इट? तो इस कंसेप्ट को सीखने के बाद हम आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ने के बाद हमने क्या किया था, हमने इस पे HCF निकाला था, दो नंबर को लिया था, जैसे 125764052, उन दो का HCF निकाला था यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमने HCF की निकालने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे, और फिर फाइनली क्वेश्चन किया था जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार आया हुआ है, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि दो नंबर का HCF D है। नाउ राइट दैट पर्टिकुलर HCF इन द लीनियर फॉर्म ऑफ दैट टू नंबर। जैसे कि अगर 45 और 65 का HCF निकालना है आपको, ठीक है, और 45 और 65 का HCF सपोज D आता है, ठीक है, तो D को 45 और 65 के लीनियर फॉर्म में अगर लिखना है तो X और Y की वैल्यू क्या होगी। ये अपना इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, ये हमने लास्ट टाइम 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर देखे थे। अगर यहाँ से मैंने ये बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, और कंफर्म है कि आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रियल नंबर चैप्टर में से। ओके, तो इतना हमने किया था, और फिर हमने लास्ट में एक जो इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम की, वो हमने डिफाइन करी थी। हमने ये कहा था HCF और LCM के बीच का रिलेशन, कि HCF ऑफ एनी टू नंबर इंटू LCM ऑफ एनी टू नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। ये थ्योरम हमने आइडेंटिफाई करी थी, और इस पर हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा था। आज उसी थ्योरम को आगे लेके बढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि HCF ऑफ ए गिवन नंबर, ये क्या होता है, GCD हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, जो भी आप लेना चाहो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मल्टीपल अगर आप लोगे दो नंबर का, ठीक है ना, तो उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर टू इंटीजर्स। ठीक है ना, वैलिड फॉर ओनली फॉर टू होल नंबर भी कह सकते हो, टू इंटीजर भी कह सकते हो। ठीक है ना, टू नंबर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। थ्री नंबर्स के लिए वैलिड रहेगी क्या, HCF ऑफ थ्री नंबर इंटू LCM ऑफ थ्री नंबर इंटू M इंटू N इंटू P, ऐसा नहीं होगा ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये अपने को अपने दिमाग में रखना है कि ये जो थ्योरम है ये सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है। तो आज इसमें कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन देखें, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is 396 into 576 and their LCM is 6336. Find their HCF। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 396 इंटू 576। ठीक है, तो दो नंबर कौन से दे रखे हैं, 396 एंड 576, और उसका LCM दे रखा है 6336। तो HCF निकालना है, तो डायरेक्टली अपन रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। ठीक है, अब A और B दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, तो A और B क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। सो लेट अस अज्यूम A इज इक्वल्स टू 396 एंड B इज इक्वल्स टू 576। ठीक है, तो A कितना आ रहा है, 396 आ रहा है, और B कितना आ रहा है, 576 आ रहा है, और इसका LCM कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, LCM गिवन है 6336। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला थ्योरम यूज़ करते हैं और यहाँ से HCF निकालने की कोशिश करते हैं। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF इज नथिंग बट इक्वल्स टू A इंटू B डिवाइडेड बाय LCM। सो A इंटू B करते हैं, A कितना है 396 इंटू 576 डिवाइड बाय 6336। इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, 396 ठीक है इंटू 576 आप मल्टीप्लाई करिए और उसको डिवाइड करिए 6336 से, तो अपने आप कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो HCF कितना आ रहा है, इन दोनों नंबर का HCF आ रहा है, HCF ऑफ 396 एंड 576 कमिंग आउट टू बी 36। एंड दिस इज हाउ द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना, 396 के फैक्टराइज करो
और 576 के फैक्टराइज करो और फिर एलसीएम वहाँ से निकाल लो, आपको दिख जाएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, करके देखें एक बार। चलो एक बार कर लेते हैं इस पार्ट को भी। लेट अस ट्राई टू डू दिस ऑल्सो। 396 तो ये कितना आ रहा है, एक बार 2 मल्टीप्लाई होगा 396 का जो फैक्टराइज करोगे 396 के फैक्टर कितना बनेंगे। एलसीएम लेना आता है 396 का, वैसे ही आप कर सकते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं 396 का जो फैक्टर्स बनेंगे 396, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 एंड 3 जा 9, 3 3 जा 9। आई थिंक आई हैव डन करेक्टली ना। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, या करेक्ट। एंड 3 11 जा एंड 11 1 जा। सो कितना आ रहा है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 11। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11। और इसी तरह 576 का आप फैक्टर्स करके देखिए, तो 576 के कितना आएंगे 576। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 3 इंटू 3। ठीक है ना, तो 6 बार तो आपका 2 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, और 2 बार 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कॉमन रहे, और बाकी 4 2 को मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है। तो 9 इंटू 4 आ रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 3 36, तो 36 ये SCF आ रहा है, तो ये क्रॉस वेरीफाइड हो गया है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन में SCF और LCM 2 नंबर का गिवन है, तो अपन तीसरा नंबर आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। गेटिंग इट। तो अब जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर करना चाहें इसी कंसेप्ट पे sorry, let us try to solve one more question based on the same theorem. Let us the SCF of two number is 119. Suppose the SCF of two number is 119, okay, and their LCM is 11781. Okay, if one of the number is 1071, okay, find the other. Question is asking you find the other. Now let us try to figure out the question. Question is saying that the SCF of two number is 119. So SCF is given in the question 119, okay, and their LCM is also given. LCM is 11781. If one of the number, suppose एक नंबर A है जो कि 1071 है, then you have to find the other number. तो क्या आप थ्योरम लगा देंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगा देंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, SCF into LCM is nothing but equals to A into B. तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट लेने जाओगे तो B की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, B is nothing but HCF into LCM डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, A से डिवाइड कर दोगे। सो SCF कितना है, SCF है 119 और LCM कितना है 11781 डिवाइडेड बाय A कितना आ रहा है 1071। सो अब जो आप 119 को 11781 से मल्टीप्लाई करते हो, कितने 119 को 11781 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किससे 1071 से, तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 1309। तो जो अदर नंबर है वो क्या है 1309, यानी 1309 और 1071 का LCF जो है 119 है और LCM 11781 है। सो यहाँ पे ये इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं फंडामेंटल थ्योरम से ये क्वेश्चंस कवर करता है। ठीक है, इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, यानी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इसी थ्योरम से वर्ड प्रॉब्लम के केस में भी क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बोलें कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड,
एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अक्रॉस अराउंड, ठीक है। एंड प्रिया टेक्स 18 मीटर्स टू ड्राइव 1 राउंड। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, प्रिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field. Okay, Priya takes 18 minutes to drive 1 rounds of the field, and while Ravish, अपन कह सकते हैं while Ravish takes 12 minutes फॉर द सेम, यानी एक राउंड लगाने के लिए रवीश को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट, और एक राउंड लगाने के लिए प्रिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्टेड विद द सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, यानी दोनों ने एक टाइम पे शुरू किया, बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट ऑल्सो, यानी सेम जगह से स्टार्ट किया और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम, यानी क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही घूमेंगे दोनों, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एंड गो द सेम डायरेक्शन। नाउ अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी minutes they will meet again at the starting point, they will meet again at the starting point। यानी क्वेश्चन ये है कि दो स्टूडेंट हैं, आप प्रिया और रवीश, और वो दोनों सर्कुलर फील्ड के अक्रॉस एक राउंड लगा रहे हैं, ठीक है ना। एक को लगता है आपका 18 मिनट्स, ठीक है। जैसे कि अगर अपन क्वेश्चन करें इसमें तो सॉल्यूशन बनाएं, और सॉल्यूशन के केस में अपन ये देखें कि एक सर्कुलर फील्ड है, तो सर्कुलर फील्ड में बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें एक स्टूडेंट है प्रिया और एक है रवीश। प्रिया को लग रहा है 18 मिनट्स, ठीक है। मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके प्रिया जब वापस आती है इसी पॉइंट ए पे, तो कितने मिनट्स में आती है, प्रिया 18 मिनट्स में आ जाती है, ठीक है। और वही काम जो रवीश कर रहा है, एक राउंड कंप्लीट लगा रहा है, वो कितने मिनट में लगा रहा है, 12 मिनट में लगा रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का, ये दोनों वापस से सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो आप देखो कि प्रिया 18 मिनट्स लगा लेगी, लेकिन जब प्रिया 18 मिनट्स लगा रही होगी, यानी प्रिया ने स्टार्ट किया होगा, रवीश ने अपना ऑलरेडी जब प्रिया ने 12 मिनट्स में करीब यहाँ पहुँच जाइए, मान लो प्रिया यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन रवीश ऑलरेडी उस टाइम तक पहुँच चुका होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी प्रिया पीछे रहेगी। यानी कभी ना कभी तो जाके ये प्रिया, मतलब इतना धीरे धीरे स्लोली मूव करते रहेगी, तो कभी ना कभी जाके ये वापस से एक पॉइंट पे मिलेंगे। कितनी देर बाद मिलेंगे, जाहिर सी बात है कि 18 और 12 से ज़्यादा ही वो नंबर होगा, 18 और 12 से वो नंबर ज़्यादा ही होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रिया और रवीश जाके 6 मिनट बाद मिल जाएंगे, क्योंकि रवीश भी अपना सर्कल ख़त्म नहीं कर पाएगा, उसी पॉइंट पे वापस नहीं आ पाएगा, और प्रिया भी उसी पॉइंट पे वापस नहीं आ पाएगी। तो इस तरह के दिमाग में ये चीज़ें जो है ना, ये हिट करती हैं कि मुझे एचसीएफ चाहिए कि एलसीएम चाहिए। देखिए सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की अगर अपन, हाँ, ये क्वेश्चन की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन इतना बड़ा स्टेटमेंट में सिर्फ 2 नंबर दे रखे हैं, एक 18 मिनट्स, एक 12 मिनट्स। अब मान लो ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो ये नहीं बताया जाएगा कि ये चैप्टर नंबर 1 से है, ये चैप्टर नंबर 2 से है, या क्वाड्रिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है, या लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वर्ड प्रॉब्लम है। वहाँ पे तो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी वर्ड प्रॉब्लम है। तो आप याद रखो कि मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये किस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये देखना है कि वो क्वेश्चन में कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं। अगर वहाँ पे 2 नंबर्स हैं, यानी एक ही यूनिट के 2 नंबर है, एक 18 मिनट्स 12 मिनट्स, 18 kg 12 kg, 12 बॉक्सेस 13 बॉक्सेस, इस टाइप का यूनिट यानी दोनों का सेम है, तो अपन क्या करेंगे कि वो उस केस में ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन हो सकता है, यानी रियल नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। अब ये रियल नंबर का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई हो, अगेन मैं कह रहा हूँ कि 2 नंबर हो और बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा हो, जाहिर सी बात है ये रियल नंबर का क्वेश्चन हो सकता है।
रियल नंबर का क्वेश्चन में अगर ये वर्ड प्रॉब्लम आ रही है तो 4 मार्क्स में आती है, और रियल नंबर के केस में अगर ये वर्ड प्रॉब्लम आ रही है तो याद रखना कि या तो ये एचसीएफ निकालने को कह रहा होगा उन 2 नंबर का, या एलसीएम निकालने को कह रहा होगा। ठीक है, या तो एचसीएफ निकालने को कह रहा होगा या एलसीएम निकालने को कह रहा होगा। अब जाहिर सी बात है कि अपने को ये कैसे पता चलेगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, तो वो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एचसीएफ हमेशा 2 नंबर का उन 2 क्वांटिटी के बराबर या कम होता है, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6 और 10 का एचसीएफ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ स्टूडेंट कि 6 और 10 का एचसीएफ क्या होगा 6 और 10 का एचसीएफ है ना, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 6 और 10 का एचसीएफ या तो 6 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या इन दोनों से छोटा हो सकता है। अब यहाँ पर नहीं देख रहे वो, यहाँ पे तो इसका एचसीएफ 2 है, आई नो, लेकिन इन दोनों से तो छोटा ही होगा ना, इन दोनों के बराबर नहीं होगा, या इन दोनों से बड़ा नहीं होगा। आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ इन दोनों का एचसीएफ 12 है या इन दोनों का 15 है। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन एलसीएम बड़ा हो सकता है, एलसीएम में तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का, वो बड़ा हो सकता है ना। जैसे 6 और 10 का एलसीएम निकालें तो 6 और 10 तो कितना आ रहा है, 2 3 6, 2 5 10, और 3 1 3, 3 5, और 5 1 5, तो कितना आ रहा है, 3 5 15, 2 30, तो ये कितना आ रहा है आपका एचसीएफ, कितना आ रहा है 30 आ रहा है। गेटिंग इट? तो यहाँ पे एलसीएम आपने कितना, सॉरी यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, 2 3 6, 6 × 5 30, तो 6 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है 30, और एचसीएफ कितना आ रहा है आप देखेंगे 2 3 6 और 2 5 तो एचसीएफ आ रहा है 2, तो एचसीएफ छोटा आ रहा है और एलसीएम बड़ा भी आ सकता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब आपको ये देखना है कि वर्ड प्रॉब्लम के केस में कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ये आपको बड़ा चाहिए, यानी 18 और 12 से वो नंबर बड़ा चाहिए आंसर में या छोटा चाहिए। अब जाहिर सी बात है ये अपने को कैसे पता चलेगा, वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज से। अब ये कह रहा है कि प्रिया जो है 18 मिनट टेक कर रही है एक कंप्लीट राउंड के लिए, और रवीश जो है 12 मिनट टेक कर रहा है एक कंप्लीट राउंड के लिए। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं कि वापस कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है ना 18 मिनट बाद मिलेंगे ना 12 मिनट बाद मिलेंगे, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि सर 18 मिनट बाद बोलेंगे तो 18 मिनट के बाद तो रवीश अपना जो पहला राउंड है वो कंप्लीट करके आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि रवीश ने तो अपना पहला राउंड 12 मिनट भी कवर कर लिया था। जब प्रिया वापस से पोजीशन ए पे पहुंचेगी तो रवीश कहीं यहाँ कहीं होगा, बात समझ रहे हैं। और जब रवीश अपना पहला राउंड खत्म कर रहा होगा यहाँ पे 12 मिनट पे, तो प्रिया कहीं पहले रहेगी, क्योंकि प्रिया को तो 18 मिनट्स लगेंगे ना पूरा राउंड कंप्लीट करने में। सो दिस इज द मतलब नेसेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कि आपको एचसीएफ चाहिए एलसीएम चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि क्या प्रिया और रवीश 18 मिनट या 12 मिनट से पहले पॉइंट ए पे स्टार्टिंग पॉइंट में मिल सकते हैं क्या? नहीं, नेवर। ठीक है ना, तो अगर पहले नहीं मिल सकते हैं यानी कम टाइम तो आएगा नहीं, यानी आपको क्या नहीं चाहिए, एचसीएफ आपको नहीं चाहिए, आपको एचसीएफ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको क्या चाहिए? अगर एचसीएफ नहीं चाहिए तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन में इसका मतलब एलसीएम पूछ रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? तो अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो फिर अपन यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा, आप भी कह सकते हो स्टूडेंट कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 जो है इसका एलसीएम होगा। अब 18 और 12 का एलसीएम आप ले लो, कोई इशू नहीं है। 18 का अगर फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, 2 × 3 स्क्वायर, एंड 12 का फैक्टर्स निकालोगे तो कितना आएगा, 3 × 2 स्क्वायर। सो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 9, और यहाँ से कितना आ रहा है 4। हाईएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है दोनों का, तो कॉमन निकाल लो, तो एलसीएम ऑफ यहाँ पे 2 और 3 का, 2 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम यहाँ पे नोटिस करो तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 2 आ जाएगा इधर से, और इधर की 3 पावर 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36, या फिर आप ट्रेडिशनल मेथड से निकाल दो। सो प्रिया और रवीश, आंसर क्या होगा, प्रिया एंड रवीश विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 36 मिनट्स में आपके रवीश के कितने राउंड हो जाएंगे, तो 12 मिनट में एक राउंड हो रहा था, 36 मिनट में कितने हो जाएंगे, 3 राउंड्स।
और आपके प्रिया कितने राउंड हो जाएंगे, 2 राउंड्स, 18 मिनट्स में एक होता था तो 36 मिनट में 2 राउंड हो जाएंगे। यानी प्रिया अपने 2 राउंड कंप्लीट करके और रवीश अपने 3 राउंड कंप्लीट करके वापस से सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। सो इस टाइप से इस तरह के क्वेश्चंस को अपने को हैंडल करना है स्टूडेंट। ओके, सो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अगर ये चीज़ आप दिमाग में रख पा रहे हो तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये जो थी एलसीएम और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के केस में वो हमने चेक कर ली थी। ठीक है, अभी इसी केस को अपन आगे बढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है, जैसे 1092 और यहाँ पे रोके ये सर्कल जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स है। 1092 का अगर आप एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे तो 1092 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से, फिर 7 से, फिर 13 से। ये सारे जो नंबर हैं इन्हीं का मल्टीपल आपको क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, इन्हीं के फैक्टर्स निकालते हैं। अब आ जाते हैं अपन एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो हम आपसे बोल रहे थे कि अब वापस इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ द इर्रेशनल नंबर, कि हाउ टू प्रूव दैट एनी नंबर इज़ ए इर्रेशनल नंबर, है ना, प्रूविंग ए इर्रेशनलिटी ऑफ एनी नंबर। तो उस पार्ट को प्रूव करने से पहले हमें एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। यानी एक टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। इससे पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले स्टूडेंट आप ये दिमाग में क्लियर रखिएगा कि जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है, यानी जो हमने व्हाट वी हैव गॉन थ्रू द, आई थिंक वी हैव कवर्ड द ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लैम्बा। उससे पहले जो हमने बात पढ़ी थी वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम वाला केल भी क्लियर अच्छे से होना चाहिए। ये सब चीज़ पढ़ने के बाद स्टूडेंट तब आप यहाँ पे आ पाओगे। ठीक है, तब आप यहाँ पे आओगे और फिर हम इसको आगे से फिर पढ़ेंगे, इस चीज़ को आगे कोशिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूविंग द इरेशनलिटी ऑफ ए नंबर। उससे पहले एक थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम क्या कहती है, लेट अस ट्राई टू ऐड ऑन वन थ्योरम, और इस थ्योरम को यूज़ करके हम प्रूव करेंगे। देखो ये कह रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है सपोज। ठीक है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक नंबर है ए जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, पी एक प्राइम नंबर है और ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ अब क्या थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। ये थ्योरम है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, जितने भी प्राइम नंबर है वो कुछ भी हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव एक इंटीजर है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये तो थ्योरम है। इसका प्रूफ बहुत आसान है। देखो a को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, a को हमने बोला था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जो अपन ब्रेक कर सकते हैं कि प्राइम नंबर से ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसी को अपन जैसे 1092 को अगर अपन ब्रेक करना चाहे तो अपन लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 7 × 13, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये 2 भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो एक्चुअली किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को आप किसमें ब्रेक कर सकते हो, आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि अगर मैं इसका प्रूफ अगर आप देखो, इस थ्योरम का प्रूफ देखो, तो मान लेते हैं कि ए स्क्वायर के जो प्राइम ए के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट, मान लेते हैं कि जो ए के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आपके पास आते हैं, सपोज P1 एक प्राइम नंबर है, P2 है, और इस तरह से करते करते Pn प्राइम्स फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अनइक्वल हो, इक्वल भी हो सकते हैं। यानी P1 और P2, जैसे कि इस केस में आप नोटिस करो कि यहाँ पे इस केस में आप नोटिस करो, ये वाला जो केस है कि देखो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया, ये P5 हो गया। आप नोटिस करो P1 और P3 बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो बस हमने क्या किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया कि ए को हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब ये ब्रेक किया है और ज़रूरी नहीं है कि P1 P2 P3 P3 सारा अनइक्वल है, इक्वल भी हो सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ये इंप्लाई करेगा कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर
और इस तरह करते जाओ तो पी एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब गिवन डेट आपको गिवन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि पी जो ये थ्योरम क्या करिए, पी एक स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी गिवन आपका है पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, लेकिन अभी आपने बोला है कि ए स्क्वायर जो है, यानी पी अगर एक प्राइम नंबर है, पी एज प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना, तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पी इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि p के बारे में हमने क्या लिखा रखा है, p इज ए प्राइम नंबर। हमने p के बारे में नॉलेज क्या दे रखी है, क्वेश्चन में अज्यूम क्या किया हुआ है कि p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और ए ही के प्राइम फैक्टर्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो अगर आप कहते हो कि p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p p1 p2 p3 p1 p4 p5 p6 अप टिल pn में से कोई एक प्राइम फैक्टर होगा, यही समझ रहे हो, है ना। तो अपन यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ऑल्सो, आप यहाँ पे ये अज्यूम करो, ऑल्सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर क्या है, सारे आपने लिख रखे हैं, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर इस तरह से लिख रखे हैं, p1 p2, या फिर आप कह सकते हो कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर p1 p2 p3 भी हो सकते हैं, है ना, एक ही बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं आपको स्क्वायर लिख के बोलूँ तो ए p1 भी उसका प्राइम फैक्टर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज नथिंग बट p1 p2 p3 ऐसे आ गया, pn तक आ गया, यही मतलब हो रहा है। अब इसका मतलब p क्या होगा, p इज वन ऑफ द फैक्टर, p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p1 p2 p3 इस तरह से चलता जाएगा, यानी p की कोई ना कोई वैल्यू p1 p2 p3 से कोइंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब p क्या करेगा, p डिवाइड करेगा, p डिवाइड्स द इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, p1 p2 p3 pn, और इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, इनका प्रोडक्ट डिवाइड किसके बराबर है, a के बराबर है, ये आपने बोला था। तो p डिवाइड्स किसको कर रहा है, a को कर रहा है, बस सिंपल है। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ रही है ना तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी समझ में आ रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसका स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आपको आना चाहिए अच्छे से। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक p एक प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, ठीक है ना, यानी उस किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो कंफर्म है कि वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने प्रूफ के लिए हमने क्या बात करी, हमने किसी नंबर a को अज्यूम कर लिया, p1 p2 p3 यानी उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, जैसे यहाँ पे हमने किया, हमने a को माना 1092 और इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने की कोशिश करी, यानी p1 p2 p3। अब 1092 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर p4 स्क्वायर, ये p1 p2 p3 p4 p5 क्या है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब गिवन ये कह रहा है कि जो हमारा अज्यूम p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर p प्राइम नंबर है जो हमने अज्यूम किया वो और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, यानी p जो है a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर क्या है, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर, यानी जो आप ये समझने की कोशिश करो कि जो p है वो किसी न किसी जो प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर है वो p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ a भी यही हो जाएगा, p1 p2 p3, यही तो हमने इसी का स्क्वायर किया था हमने, तो p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p1 p2 p3 pn बन जाएगा, यानी कोई ना कोई नंबर यहाँ से कोइंसाइड करेगा, बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब आपका ये समझ में आ जाएगा कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो मैं एक बहुत सा सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, जैसे कि आप नोटिस करो एक पॉजिटिव इंटीजर सपोज करो 14 है, ठीक है, 14 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर कितना आता है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अब एक प्राइम नंबर ले लो, कोई भी प्राइम नंबर ले लो जो कि इसको डिवाइड करो, सपोज 2, ठीक है, तो 2 196 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है कि 2 आप देखोगे तो फैक्टर डिवाइड करोगे 196 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, 2 9 से 18 2 8 से 16। तो अगर 2 196 को डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, तो थ्योरम क्या कहती है कि 2 14 को भी डिवाइड करेगा, और वो कर रहा है, तो ये थ्योरम है। ये थ्योरम अगर आपकी क्लियर होती है ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये हमने क्या किया है, हमने थ्योरम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है कि कोई भी प्राइम फैक्टर, कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मेरे स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा,
कोई भी प्राइम फैक्टर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम फैक्टर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम को समझने के बाद अपन फिर आएंगे कैसे किसी इरेशनल नंबर को अपन इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अ नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना। तो फिलहाल आप मुझे डाउट पूछिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी इस पर्टिकुलर थ्योरम से रिलेटेड कि सर ये थ्योरम वापस एक बार समझा दिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं एक बार थ्योरम ले लूँगा। लेकिन इसका स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत सिंपल है। कोई भी प्राइम नंबर p है, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। बस सिंपल सा लॉजिक रखिए दिमाग में। ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप आगे बढ़िए, एंड लेट अस ट्राई टू मीट इन नेक्स्ट क्लास। होमवर्क आपका कुछ नहीं है, होमवर्क आपके लिए यही है कि आप सेक्शन रिव्यू जो है 4.2 एक बार वापस से कर लीजिए, और इसको करने के बाद जो नोट्स हैं उसको कवर कर लीजिए, जो हमने आज पढ़ाया आपको अच्छे से लिख लीजिए, थ्योरम को समझ लीजिए, और एनसीईआरटी आप चाहें तो एनसीईआरटी की 1.2 आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 आप सॉल्व कर सकते हैं। और लेट अस ट्राई टू कीप योर डाउट्स रेडी फॉर योर नेक्स्ट सेशन। आप मुझे डाउट शेयर करिए, मैं आपको बताता रहूँगा। और दूसरी बात है कि अपने नोट्स और होमवर्क कॉपी जो है थर्सडे को बाय डिफ़ॉल्ट आपको भेजनी है। ओके, लेट अस ट्राई टू मीट इन ए नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट।